नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए देखते हैं आज दिन भर कौन कौन सी खबरें रहीं जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट साबित होंगी। पहली खबर लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2022 से लागू मानी जाएंगी। मिशन शक्ति महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है। इस योजना का मकसद राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं को इक्वल पार्टनर्स बनाना है। मिशन शक्ति के तहत 2 सब स्कीम्स हैं, संबल और सामर्थ्य। संबल स्कीम में 1 स्टॉप सेंटर, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत शामिल हैं। नारी अदालत के जरिए समाज और परिवार में जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सामर्थ्य के तहत उज्ज्वला, स्वाधार गृह और वर्किंग वुमेन हॉस्टल को शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि नारी अदालत एक नया कंपोनेंट है। इसके जरिए एक ऑल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म मुहैया कराई गई है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों की सूची जारी की है जिनका संसद में इस्तेमाल असंसदीय माना जाएगा। इस लिस्ट में जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, अब्यूज्ड, अशेम्ड, बिट्रायल, चमचागिरी, चीटेड, स्नूपगेट, अनार्किस्ट, शकुनी, करप्ट, करप्शन, कॉवर्ड, क्रिमिनल, डिक्टेटोरियल, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष और खालिस्तानी जैसे शब्द शामिल किए गए हैं। लिस्ट में कुछ एक्सप्रेशन जैसे कि यू हैव टू बी फेयर, आई कर्स यू भी शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि इस तरह की लिस्ट 1986, 1992, 1999, 2004 और 2009 में भी जारी की गई थी। स्पीकर के पास रूल 380 के तहत किसी शब्द को हटाने की डिस्क्रिशन पावर होती है। यदि स्पीकर को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या फिर असंसदीय या फिर अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वे सदन की कार्यवाही से उसे हटाने का आदेश दे सकते हैं। इस लिस्ट के जारी होने के बाद विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध जताया जा रहा था कि यह सरकार की आलोचना को रोकने का तरीका है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया है कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया है, लेकिन स्पीकर के पास असंसदीय शब्दों को हटाने का विशेषाधिकार है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 105(2) संसद का कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय के सामने किसी भी कार्यवाही में उसके द्वारा संसद में या किसी समिति में किसी भी वोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ये प्रोविजन देता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को किसी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि प्रकाशन संसद या उसके अधीन किसी अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत मिली इम्यूनिटी के बावजूद सांसद सदन के अंदर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं रखते। सदन की भाषा को मर्यादित बनाए रखने के लिए इस तरह की लिस्ट जारी की जाती है। महाराष्ट्र में कॉलेरा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक कॉलेरा एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा से होता है। ये बैक्टीरिया सामान्यतः उस पानी या खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं जो कॉलेरा से इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस यानी मल से कंटेमिनेट हो गया हो। इसके अलावा ये सॉल्टी रिवर्स और कोस्टल वाटर्स में भी पाए जाते हैं। यह भी कहा गया है कि कॉलेरा उन सब्जियों को खाने से भी होता है जिन्हें उगाने के लिए ह्यूमन वेस्ट से कंटेमिनेटेड पानी का इस्तेमाल किया गया हो। ये बीमारी अक्सर उन जगहों पर ज़्यादा होती है जहां इनएडिक्वेट वाटर ट्रीटमेंट, पुअर सैनिटेशन और इनएडिक्वेट हाइजीन हो। WHO के मुताबिक कंटेमिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करने के 12 घंटों से 5 दिनों के अंदर इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। यह बच्चों और बड़ों दोनों को ही प्रभावित करता है। यह बैक्टीरिया एक एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे पेनलेस, वाटरी, डायरिया और वॉमिटिंग होने लगती है। इलाज में देरी हो तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है और पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इसे ट्रीट करने के लिए ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेने की सलाह दी जाती है और स्थिति बिगड़े तो इंटरवेनियस फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। कॉलेरा से बचाव के लिए रॉ फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स से दूर रहना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में बेंगलुरु, कर्नाटका में स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर ई नाम के तहत POP यानी प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया। कहा जा रहा है कि POP की सहायता से किसान अपनी उपज आसानी से राज्य की सीमाओं से बाहर बेच पाएंगे। ये मल्टीपल मार्केट्स, बायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच को बढ़ाएगा।
इससे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। बताया यह भी जा रहा है कि पीओपी पर विभिन्न वैल्यू चेन सर्विसेज जैसे कि ट्रेडिंग, क्वालिटी चेक्स, वेयर हाउसिंग, फिनटेक, मार्केट इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा की सुविधा देने वाले विभिन्न प्लेटफॉर्मों के 41 सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल किया गया है। पीओपी एक डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करेगा और फार्मर्स, एफपीओज, ट्रेडर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स को सिंगल विंडो के जरिए एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन में अलग अलग प्रकार के गुड्स और सर्विसेज तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। इससे स्टेक होल्डर्स का टाइम और लेबर दोनों बचेंगे। गौरतलब है कि ई नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से पीओपी तक पहुंचा जा सकता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। आपको बता दें कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में ई नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल लॉन्च किया था। इसे देश में कृषि जिन्सों के लिए वन नेशन वन मार्केट के रूप में एक सामान्य ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म पर मौजूदा मंडियों का नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी की। ये NIRF का 7वां संस्करण है। ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास पहले पायदान पर काबिज है। ये रैंकिंग कुल 11 कैटेगरीज में जारी की गई हैं। इनमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ARIIA यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। रिसर्च कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को पहला स्थान मिला है। मैनेजमेंट रैंकिंग में IIM अहमदाबाद पहले स्थान पर है। फार्मेसी कैटेगरी में जामिया हमदर्द को पहले स्थान पर रखा गया है। कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस का दबदबा फिर से कायम रहा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को मेडिकल कैटेगरी में पहली रैंक हासिल हुई है। लॉ कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को पहला स्थान हासिल हुआ। आर्किटेक्चर कैटेगरी में IIT रुड़की और डेंटल कैटेगरी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई को पहला स्थान मिला। आपको बता दें कि NIRF फ्रेमवर्क को मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को अप्रूव किया गया था। इस फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स में टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज यानी TLR, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस यानी RP, ग्रेजुएशन आउटकम्स यानी GO, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी यानी OI और परसेप्शन PR शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क पर आधारित पहली रैंकिंग साल 2016 में जारी की गई थी। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट को पहला स्थान मिला। ये एक पीरियोडिक असेसमेंट है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों की लोगों तक ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाने की सुविधाओं को परखा जाता है। इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के पोर्टल्स को 3 पैरामीटर्स पर परखा जाता है: एंड सर्विस डिलीवरी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी एंड स्टेटस एंड रिक्वेस्ट ट्रैकिंग इसमें शामिल है। गौरतलब है कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत काम करता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज क्या क्या सवाल बनते हैं। संबल और सामर्थ्य योजनाएं किस वर्ग से संबंधित हैं? महिलाओं से, किसानों से, दिव्यांगों से या फिर जनजातियों से? दूसरा सवाल, कॉलेरा रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर फंजाई? तीसरा सवाल, NIRF रैंकिंग 2022 में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर निम्न में कौन है? IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT रुड़की या फिर JNU? और चौथा सवाल, ई नाम किस साल लॉन्च किया गया था? 2015, 2016, 2017 या फिर 2019? तो आज के PCS अप टू डेट में फिलहाल इतना ही। कल रात आपके साथ मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।